तो अब मैं जब उन टीचर्स को देखता हूँ और उनको जो आते हैं मेरे पास और उनकी जो मैं हरकतें नोट करता हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई जब तुम एज़ ए स्टूडेंट ऐसे हो, तो एज़ ए टीचर तुम कैसे होगे? और जब मेरे पास वो आते हैं ग्रेजुएट स्कूल के अंदर उनकी प्रोग्रेस को मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आपकी फिज़िकल अपीयरेंस मैं ये नहीं कहता कि आप कोई ब्रांडेड कपड़े पहनो, लेकिन आपके कपड़े साफ-सुथरे होने चाहिए। आपके कपड़े के जो है शिकने नहीं होने चाहिए आपके कपड़ों के ऊपर। ये चीज़ें आपकी फिज़िकल अपीयरेंस बहुत काउंट करती है, वेदर यू आर इन क्लासरूम, आप कहीं ऑफ़िस के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑफ़िस के अंदर अगर आप जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, पहली चीज़ जो आपकी नोट होती है ना, वो आपके जूते नोट होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और वो नोट कर रहा होता है, कि आपके जूते कैसे हैं, गंदे तो नहीं हैं, उनके ऊपर मिट्टी तो नहीं पड़ी हुई है, ये चीज़ काउंट होती है। सेकंड चीज़ जो काउंट होती है आपकी फिज़िकल अपीयरेंस कि आपकी शर्ट बाहर तो नहीं है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपका क्या हुलिया है, कि कैसे आप कर रहे हैं। और ये हमें सिखाया गया था कि अगर आप बाहर कोई काम करने गए हैं, वापस आने के बाद पहला काम ये करो कि वॉशरूम जाओ, अपना मुँह हाथ धो, जूते अगर गंदे हैं तो टिश्यू पेपर लेके साफ करो, देन यू एंटर द ऑफिस बिल्डिंग और अपनी जो वर्क स्टेशन के ऊपर या वर्क प्लेस के ऊपर आप जाके बैठो। ये चीज़ें फिज़िकल अपीयरेंस की अहमियत अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कल आपको इसका पता चलेगा कि ये इसकी कितनी बड़ी अहमियत होती है और ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है उसको बढ़ाती है, घटाती है, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है? अब आ जाइए बॉडी मूवमेंट की बात। बॉडी मूवमेंट क्या है कि आप जब बात कर रहे हैं किसी से, अगर बात करते वक़्त मुस्तकिल आप हिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल नहीं, ठीक है? दूसरी बात बॉडी मूवमेंट की बात जो हम कहते हैं, हमेशा बताई जाती है कि जो शख्स आपकी आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर रहा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर आपने चेक करना है कि कौन शख्स कितना सच्चा है, आपसे कैसे बात कर रहा है, यू बेटर लुक एट हिज़ फेस, उसकी आँखों में देखो। अगर आपकी आँखों में आँखें डाल के कोई झूठ बोलने का काबिल है, तो उसको सलाम है। लेकिन 90% जो है ना, 95% 99% आँखों से आपको पता चल जाता है कि ये शख्स आपसे झूठ बोल रहा है, कि सच बोल रहा है। बॉडी मूवमेंट भी यही बात है कि बात करते वक़्त वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अनकम्फर्टेबल तो नहीं है। मतलब कि वो उसकी मतलब बात करते वक़्त चल रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, कभी इधर खुजा रहा है, कभी उधर खुजा रहा है। ये सब चीज़ें नर्वसनेस को उसको ज़ाहिर करती हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको इस पे काम करना पड़ता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी को अनवेलकम करना हो ना, आप सिर्फ़ आँखों से उसको अनवेलकम कर सकते हैं। अब मेरी मजबूरी है कि इस वक़्त मैं आपको बता नहीं सकता कि आँखों से कैसे किसी को अनवेलकम किया जाता है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि आप अपने बॉस के कमरे में गए, आपने दरवाज़े पे नॉक किया, आप गए। उसने नज़र उठा के देखा और आपसे बात किए बगैर दोबारा कागज़ की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसने अनवेलकम कर दिया। वो आपको उस वक़्त ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हारा यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो देनी होती है। ओके, अच्छा अब आ जाइए पहली बात पर्सनल तीसरी बात पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस क्या होती है? पर्सनल स्पेस ये होती है कि मैं और आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो चर्चिल का कॉल है ना कि हर आदमी अपने कौल-ओ-फ़ेल में आज़ाद है। तुम अपने हाथ में स्टिक लेके घूम सकते हो, अपनी स्टिक को हवा में घुमा सकते हो। वॉकिंग स्टिक की बात कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारी वॉकिंग स्टिक मेरे सर से, मेरी नाक से टकराएगी तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वॉकिंग स्टिक जो मेरी पर्सनल स्पेस में है। यही चीज़ पर्सनल स्पेस में काउंट होती है कि हर कल्चर में पर्सनल स्पेस अलग है। स्कैंडिनेविया के अंदर अगर आप किसी से 12 इंच के कम से फासले पे बात कर रहे हैं, आप उसकी पर्सनल स्पेस को वायलेट कर रहे हैं। यानी 12 इंच आपको दूर रहना है, आप चाहे औरत या मर्द या बच्चा, जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 12 मिनट उससे 12 इंच का फासला रखना है आपको उसके साथ। अमेरिका में आप चले जाएँ तो वहाँ हाई-फाई का एक रिवाज है कि आप चाहे आप जानते हो ना जानते हो, खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं या आपका क्लास का कोई मेट है, वो गुज़रेगा आपके पास से, वो हाथ नीचे करेगा, आप उसके हाथ पे हाथ मारेंगे। ये उनकी पर्सनल स्पेस कुछ और है। जैपनीज़ की पर्सनल स्पेस कुछ और है, चाइनीज़ की पर्सनल स्पेस कुछ और है। तो जब आप इन लोगों के साथ ताल्लुक करते हैं, तो आपको उनकी पर्सनल स्पेस को समझना पड़ता है और उसको मेंटेन करना।
अब आ जाइए टच के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर आप शॉपिंग पे निकले, आप देख रहे हैं कि प्रैम के अंदर एक बड़ा खूबसूरत बच्चा या बच्ची आ रही है। तो आप अगर रुक के उसके गाल थपथपा देंगे ना कि कितना क्यूट बच्चा है, उसकी माँ से कहेंगे, माँ भी खुश होगी, बाप भी खुश होगा, दादी भी खुश होगी। लेकिन यही काम अगर आप यूरोप में कर देंगे या कनाडा में कर देंगे, आप ऑफेंसिव है ये कि आप वहाँ पे बच्चे को टच नहीं कर सकते आप। वो उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले जाते हैं। वो चाइल्ड अब्यूज़ के कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं कि आप किसी बच्चे को चाहे 5 साल का हो, 6 साल का हो, प्राइम के अंदर हो, आप उसको दूर से देख के ज़रूर कह देंगे, उसके बाप से कह देंगे, माँ से कह देंगे, क्यूट चाइल्ड ये जो भी आपने कहना है कह देंगे। लेकिन आप ये चीज़ वहाँ पे कर नहीं सकते। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे होती है। मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर मैं आपके कंधे पे रख के हाथ रख के बात करूँगा ना, दैट मीन्स आई एम वायोलेटिंग योर पर्सनल स्पेस। एज़ अ टीचर जो मुझे नहीं करना चाहिए, येस पाकिस्तानी कल्चर में कोविड से पहले हाथ मिलाना एक नॉर्म था। लेकिन अब वो नॉर्म खत्म हो गया है ना, तो मैं आपसे हाथ भी नहीं मिलाऊँगा। सलाम करूँगा, आप जवाब दे देंगे, आप सलाम करेंगे, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है? अच्छा बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लास में बता चुका हूँ। तो ये कल्चरल कंसिडरेशन जो होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ये आपके मैसेज को या तो देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। जैसे कि मैंने जैपनीज़ कल्चर की, चाइनीज़ कल्चर की आपसे बात की, इन कल्चर्स के अंदर किसी के आगे झुकना थोड़ा-सा अपने सर को झुकाना या कमर को अपनी बेंड करना, ये एक नॉर्म है, एहतराम है। आप अपने से बड़े को या अपने से बराबर उम्र के आदमी को आप इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हो। पाकिस्तान में किसी को अपने बुजुर्ग के आगे झुकना, उनसे अपने सर पे हाथ रखवाना, ये एक कल्चरल नॉर्म है। लेकिन ये आप चाइनीज़ कल्चर में या जापानीज़ कल्चर में या ब्रिटिश कल्चर में या यूरोपियन कल्चर में, अमेरिकन कल्चर में आप किसी बुजुर्ग से ये तवक्को ना करें कि आप जाएँगे तो उसके मैं जब पहली दफ़ा अपने एक दोस्त के घर क्रिसमस के ऊपर गया बहुत दूर, तो मैंने उससे पूछा कि भई मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, 3 दिन तुम्हारे घर में मैं रहूँगा, तुम्हारे नॉर्म्स क्या हैं? तो उसने कहा मेरी माँ आएगी तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन मेरे बाप से सिर्फ़ जो है तुम हाथ मिलाओगे बस। और यही हुआ, मैं गया, उसकी माँ आई और उसने मुझे गले लगाया, प्यार किया मुझे कि भई दोस्त का बेटे का दोस्त घर में आया है, मेरे लिए कमरा तैयार था, मैं वहाँ मुझे वो ले गई। उसका बाप बैठा हुआ सोफ़े पे बैठा टीवी देख रहा था, मैंने जाके उसको गुड आफ्टरनून कहा, वो उठा, उसने मुझसे हाथ मिलाया, हाउ आर यू? दैट्स इट। उसके बाद जो है उसके साथ मैंने चेस ज़रूर खेल ली, टीवी देख लिया बैठ के, लेकिन उसने मुझसे ज़्यादा लेकिन उसकी माँ जो थी, वो बिल्कुल इस तरीके जिस तरह पाकिस्तानी माएँ होती हैं, उस तरह उसने मुझे ट्रीट किया। तो ये होता है कि आपको किसी के घर जाने से पहले आपको पता करना पड़ता है कि कल्चर कैसे अब आप यहाँ इस क्लास में अगर कोई अंदरूनी सिंध का बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको पता होगा कि कराची में अगर आप किसी के घर ताज़ियत के लिए जाएँ, अलग तरीक़े-कार है। यानी अगर आप किसी के घर ताज़ियत होगी, आप जाएँगे, क्या होता है यहाँ पे? नॉर्मल तरीक़ाकार क्या होता है कि आप जाते हैं, जो मैयत के वुर्सा साहब खड़े होते हैं, आप जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनसे दुआ कहते हैं कि जी ठीक है? यही होता है ना तरीक़ाकार हमारे यहाँ, कि आप गए, आपने कहा जी बड़ा अफ़सोस हुआ, अल्लाह ताला ये मग़फ़िरत करे, ये जो बात करेंगे। लेकिन अगर आप सिंध में चले जाएँ या बलूचिस्तान में आप चले जाएँ, दिस इज़ नॉट द नॉर्म। वहाँ पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ पे एक चादर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर एक रिल्ली पड़ी होगी या दरी बिछी हुई होगी। उसके ऊपर एक रिल्ली पड़ी होगी जिसको सिंधी में या पंजाबी में या सराइकी में हम कहते हैं फूड़ी। कोई है यहाँ पे सिंधी अंदरूनी सिंध का बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ? क्यों भाई? आफ़ाक? आफ़ाक मुझे नज़र आया था पार्टिसिपेंट के अंदर। जी सर। जी 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 सर। ये नॉर्म है या नहीं फूड़ी वाला सिंध के अंदर? जी सर, ये सब कुछ है। तो अब वहाँ जाके आप क्या करते हैं जब आप ताज़ियत के लिए जाते हैं वहाँ पे कल्चर में, तो आप किसी से मिलेंगे नहीं, आप जाके बैठ जाएँगे ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना? जब 2-4 लोग जमा हो जी सर। जाएँगे जी जी। आप कहेंगे दुआ या कोई भी शख्स कहेगा दुआ। आप सब उसके बाद जी दुआ सर। करेंगे, जो भी आपको जी दुआएँ याद जो दुआएँ आपको याद हैं आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने पहल के बाद आप खड़े जी होके सर। जी जो जो मैयत का वारिस होगा, फिर आप उसके नज़दीक जाएँगे, वो खड़े होगा, आप उससे गले मिलेंगे या जो भी आपने कहना होगा उससे पहले आप कोई ताज़ियती जुमला नहीं कह सकते, जब तक कि आप दुआ ऐसे ना ही है कर सर। लें।
लेकिन कराची के जी अंदर अगर आप जी जाएँगे तो सर जी। ये बिल्कुल अलग तरीका आपको मिलेगा। तो आपको ये कल्चरल कंसिडरेशन को समझना पड़ता है। तो अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें कि कराची का कोई बंदा जाता है अंदरूनी सिंध और ऐसे किसी दुःख के मामले में वो गया है और वो जाके लोगों को गले मिलना शुरू कर देता है, तो दे विल टेक ऑफेंस ऑफ इट। तो ये आपको कम्युनिकेशन के अंदर इन चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक-दूसरे की पर्सनल स्पेस का ख़्याल करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में आपकी हज़ारों लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं, हज़ारों लड़के भी पढ़ रहे हैं। अगर लड़के-लड़की के दरमियान फ़ासला कम हो जाएगा, एक-दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बात करेंगे, दैट इज़ एन ऑफेंस इन आवर सोसाइटी। गोके अब ऐसा नहीं है, जो ओ लेवल, ए लेवल के बच्चों को मैं देख रहा होता हूँ, तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं तो आपको वो चीज़ बताऊँगा ना कि जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी, वो आपको मैं बताऊँगा कि ये कल्चरल नॉर्म है हमारी, ये नहीं और हमें इसी तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। ठीक है? अब आ जाइए विजुअलाइज़ेशन। ये तो आपने जी मुहावरा सुना होगा ना, पिक्चर स्पीक्स इज़ बेटर देन थाउज़ेंड वर्ड, है या नहीं है ये? ये और जो मैंने प्रेज़ेंटेशन में आपसे बात की थी और जो मैंने आपको बताया था और जो प्रेज़ेंटेशन जो आपके लोगों ने की, उनको जो मैं क्या बात कह रहा था, ये तस्वीरें जो होती हैं, ये एनिमेशन जो होती है, या वीडियो जो होती है आपकी तस्वीर के अंदर, वो आपकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर जो बुलेट पॉइंट लिखे होते हैं, उनसे ज़्यादा अहम जो चीज़ जो होती है, वो विजुअलाइज़ेशन होती है, कि आप क्या दिखा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस तरीके से आप जनरेट कर रहे हैं, की पॉइंट को आपने तस्वीर के ज़रिए कैसे समझाया। तो जितना आप विजुअलाइज़ करेंगे, उतना ही आपका ऑडियंस को आपका मैसेज जाएगा और वो आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए वो एक बेहतर तरीक़ाकार होगा, ठीक है? और उससे आपके मैसेज का इम्पैक्ट भी बढ़ता चला जाता है। आपका मैसेज रिसीव होता है, जो कि आपका पर्पज़ है। प्रेज़ेंटेशन करने का, बोलने का, हर चीज़ का तरीक़ाकार जो है, वो मकसद क्या है कि अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाना। ताकि आपका मैसेज, अगर आपने इन चीज़ों पे अमल किया, तो आपका मैसेज आराम से पहुँच जाएगा और नहीं किया तो आपने नहीं पहुँचाया। अब आ जाइए रिटन कम्युनिकेशन की तरफ। रिटन कम्युनिकेशन जो है ज़ाहिर है कि ओरल से मुख्तलिफ होती है, ओरल में तो अपनी बात आप कह रहे थे। तहरीर में जो आपने लिख दिया ना वो रिकॉर्ड के ऊपर आ गया, उससे आप वापस नहीं हट सकते। जो आपने लिख दिया वो, अब उससे आपका विथड्रॉल कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको एक टेंडर भरना है आपने। आपने टेंडर भरा, आपने ऐसे रेट दे दिए जिसको आपकी कॉस्ट नहीं है। लेकिन आपने अगर वो रेट गलत लिख भी दिए और जमा करा दिए, तो अब आपकी कंपनी बाउंड हो गई। वो ये नहीं कह सकती है कि जी आफाक ने या सैफ ने, किसी ने गलती कर दी है। अब वो कंपनी की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो रेट आपने दे दिए हैं, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। ठीक है? जब आप किसी को खत लिख रहे होते हैं या आईओएम लिख रहे होते हैं, तो आपके आइडियाज़ को आप पहले अपने दिमाग में फॉर्मेट करें, उसके बाद आप लिखें। दूसरी बात, लोग जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जी वो अब जो शॉर्ट फॉर्म चल पड़े हैं ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज़ के, जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन में भी चीज़ें आ गई हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया था ना, याद है 9 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो मैंने बताए थे आपको, राइटिंग के जो उसूल बताए थे, 9 पॉइंट क्या है, उसमें जो क्राइम है वो ये है कि आप कोई स्माइली या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें, सिंबल यूज़ करें जो कि नहीं है। तहरीर में सिर्फ़ वर्ड्स होने चाहिए और ग्रामर का आप देख लें। अब तो खुद अल्लाह की शुक्र है कि इतनी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर आ गई हैं कि जो आपकी स्पेलिंग भी चेक कर देती है, वो आपको ये भी बता देती है कि भाई यहाँ पे इज़ आएगा कि आर आएगा, या यहाँ पे दी आना चाहिए। इवन अगर आप गूगल के ऊपर आप कोई ईमेल लिखें, वो गूगल आपको बता रहा होता है, जीमेल आपको बता रहा होता है कि आपकी क्या गलती है, क्या वो सही कर रहा होता है। तो अगर इसके बाद भी आप इग्नोर करके गलतियाँ करें तो ये ठीक है? और अपने ख़यालात को लॉजिकल सेंस के अंदर ऑर्गनाइज़ करें, यानी आपने जो बात पहले कहनी है, वो पहले कहें, जो दूसरी कहनी ये नहीं होना चाहिए कन्क्लूज़न जो आप ऊपर लिख दें। सब्जेक्ट मैटर डिफाइन करता है कि आपने क्या लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खत के अंदर या आईओएम के अंदर सब्जेक्ट मैटर होता है। वो एक जुमला जो है आपके ऑडियंस को ज़हनी तौर पे तैयार करता है कि नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़े, या ईमेल का सब्जेक्ट हो। ये तीनों चीज़ें बड़ी, सब्जेक्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। वो आपका एक थीम होता है। उस थीम के बाद आप उसको मजबूर करते हैं, फिर पहला पैराग्राफ उसको आप उसको बैकग्राउंड बताएँगे, सेकंड में आप डिस्क्राइब करेंगे, थर्ड में आप या फोर्थ में आप कंक्लूड करेंगे। तो आइडियाज़ जो है क्लियर फ्लो होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई नहीं होनी चाहिए उसके अंदर।
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि उसमें लिखते वक़्त आपको पता होना चाहिए। आप पहली दफ़ा जब लिख रहे हैं किसी शख़्स को तो आप उसको डियर सर करके ही लिखेंगे। उसका चाहे नाम आपको पता हो, डियर मिस्टर फलाना नहीं लिखेंगे आप। जब 2-3 दफ़ा आपको उससे कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी और वो नीचे अपना नाम लिखना शुरू कर देगा अपने जवाब के अंदर, तब आप उसको डियर मिस्टर फलाना लिख सकते हैं। डियर मिस्टर एक्स, डियर मिस्टर वाई, उससे पहले आप डियर सर के ऊपर ही दें। ये बुनियादी बातें होती हैं जो कि आपको ख़्याल रखना पड़ता है रिटन कम्युनिकेशन में। अच्छा जी, अब आ जाइए बैरियर्स के ऊपर। कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते क्या हैं? ठीक है? बैरियर्स कहते किसे हैं? रुकावटों को हम कहते हैं ना कि जैसे कि आपने वो देखी है जो रेस होती है 110 मीटर हर्डल की रेस होती है। क्या होती है? उसमें और 100 मीटर की रेस में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी आपने एक फ़ासला सर तय वो करना होता है, है जी, सर फर्क होता है इसमें। फ़र्क ये होता है कि आप उसमें बैरियर खड़े कर देते हैं ना, तो आपको उन बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। फासला तो वही होता है ना, उसमें 100 मीटर है, इसमें 110 मीटर है। लेकिन इसमें 10 या 11 बैरियर होते हैं जो कि आपने स्पीड में दौड़ते हुए क्रॉस करने होते हैं सर्टेन टाइम के अंदर। जो सबसे कम टाइम के अंदर करेगा वो विनर होता है। ठीक है? इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जिनको आपको ओवरकम करना पड़ता है। अच्छा जी, पहला तो है फिजिकल बैरियर, ठीक है? दूसरा है इमोशनल बैरियर, तीसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब इनकी टाइप्स में हम आगे बात चलते चले जाएँ। फिर कल्चरल बैरियर, 1 मिनट भाई। जी आमिर, पता आधे घंटे बाद। कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, परसेप्शन बैरियर। आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बड़ा ये परसेप्शन बैरियर की आगे बात करूँगा मैं। देखिए, जनरल परसेप्शन है कि अगर एक आदमी ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, दाढ़ी है, आप उसको बगैर सोचे-समझे मौलाना का खिताब दे देंगे आप। ये परसेप्शन बना हुआ है ना हमारे यहाँ। किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप यस सर। जाएँ, उसके आपको कुछ बैरियर्स मिलेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी में आया, मुझे बैरियर्स मिलने शुरू हो गए। जहाँ से मैं आया था, वहाँ का कल्चर ये था कि अगर आपको कोई एक ईमेल आई है और आपने 5 घंटे में, 6 घंटे में जवाब नहीं दिया, आपके वो एक रेड स्टार आपके ऊपर लग जाता था। वहाँ पे जो ईमेल सिस्टम था, उसके अंदर जो आपकी अनरेड ईमेल होती थी, वो रेड कलर में नज़र आती थी। मेरा एक बॉस था, वो क्या करता था, हफ्ते में 15 दिन में 1 दफ़ा बाहर निकल के हॉल में आता था और कहता था, "सब अपने कंप्यूटर मेल खोल के पीछे हट जाओ।" और उसके बाद जाके एक-एक की वो देखता था कितनी मेल रेड पड़ी हुई है। और देन ही यूज्ड टू पॉइंट आउट कि जी देखो अब तुम्हारी जो क्वार्टरली इवैल्यूएशन होगी मैं इसमें काउंट करूँगा कि तुम्हारे पास जो है 30 मेल्स जो है अनरेड थी, तुम्हारे पास 15 ये एक वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था। यहाँ क्या कल्चर है कि आप किसी को जब तक ये रिमाइंडर ना लिखो अंदर के अंदर जवाब ही नहीं आता। तो मेरे लिए बड़ा एक बैरियर बन गया ये, कि आप लोगों को फ़ोन करें, आपकी कॉल अटेंड नहीं होती, आप मोबाइल पे फ़ोन करें, वो आपको कॉल बैक नहीं करता, आप उसे मैसेज करें, कुछ नहीं होता, एचआर को ईमेल भेजें, वो जवाब नहीं देता। ये एक बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यहाँ पे खड़ा हो गया मेरे लिए। अब इसको ओवरकम करने के लिए मुझे बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़े, जो करने पड़ते हैं मजबूरन आपको काम तो कराना है इन लोगों से। फिज़िकल बैरियर क्या होते हैं? देखिए, फिज़िकल बैरियर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि जैसे इस वक़्त फिज़िकल बैरियर हमारे मेरे और आपके दरमियान आप अपने घरों में बैठे हुए, मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है? हमारे दरमियान एक फ़ासला है। हम एक मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, जिस मीडियम का नाम है इंटरनेट। अगर हम ये कर रहे हैं, इसको इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपका नेट की फ्रीक्वेंसी और मेरे नेट की फ्रीक्वेंसी नहीं, तो हम एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये हमारा एक फिज़िकल बैरियर है। अच्छा, फिज़िकल बैरियर आम हालात में जबकि ये ना हो, किस चीज़ से फिज़िकल बैरियर आएगा? कि मैं प्लांट पे एक जगह खड़ा हूँ, जहाँ एक मशीन चल रही है। आप दूसरी जगह खड़े हैं, मुझे आपको कुछ मैसेज देना है। अब मैं कितना भी चीख के बात करूँ, मेरी बात आप तक नहीं पहुँचेगी। एनवायरनमेंट है, ऐसा है एनवायरनमेंट है कि शोर का एनवायरनमेंट है जिसमें मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना? तो मुझे फिर क्या होगा, कोई ना कोई साइन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी कि अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए, बजाय इसके कि मैं चीख-चीख के अपनी आवाज़ बिठा लूँ, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि अ, एक मियाँ-बीवी हैं।
मियाँ की ट्रांसफ़र हो गई दूसरे शहर में, ठीक है? अच्छा, अब जब मैं मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा देख लीजिए, मेरा बेटा अमेरिका के अंदर रहता है। अब मेरे और उसके दरमियान 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है आजकल। तो मैं अगर सुबह को मैं 10 बजे यूनिवर्सिटी जाता हूँ, 4 बजे मैं आता हूँ। जब 4 बजे मैं आता हूँ, तो वो तो उसके सुबह के 4 बज रहे होते हैं। मैं उससे फिर हफ्ते इतवार में ही जब उसको घर पे वो होता है, ज़ाहिर है कि ऑफ़िस में जब मेरा उसका दिन होता है, मेरी रात होती है, अगर मैं उसको ऑफ़िस में फ़ोन करूँ 8 बजे के बाद, ज़ाहिर है कि वो ऑफ़िस के अंदर है, तो अपना काम छोड़ के तो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो ये हमारे दरमियान एक टाइम एंड डिस्टेंस का बैरियर है। शोर का बैरियर मैंने आपको बता दिया है, एनवायरनमेंट का बैरियर मैंने आपको बता दिया कि बाज़ औक़ात एनवायरनमेंट बात करने के लिए कंडुसिव नहीं होता है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी क्लास के अंदर जाएँ कि जहाँ पे ऐसे मतलब बर्गर बच्चे बैठे हुए हैं सारे। तो वहाँ अगर आप बात करेंगे जो कोई भी अगर आप बात करेंगे, तो आपको उनको बात समझाने के लिए आपको दूसरी मिसालें सोचनी पड़ेंगी, दूसरी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो जिस थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, वो नॉर्मल थॉट प्रोसेस नहीं है। तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो एनवायरनमेंट है बात करने का, उसकी बड़ी अहमियत होती है। क्लाइमेट की बात होती है कि अगर आप गर्मी में आ रहे हैं चले हुए, पसीने-पसीने, और उस वक़्त आप किसी से बात करेंगे ना, तो आपकी जो बॉडी ऑडर होगी ना, वो उस बंदे को ऑफेंसिव हो जाएगी। वो आप भी आपको हर चीज़ को आपको कम्युनिकेशन में ये चीज़ें काउंट करती हैं कि अगर एक ऐसा शख्स है जो कि नहाने का चोर है, तो आप उससे बात करते वक़्त 2 फीट का 3 फीट का फासला रखें, यू विल फील ऑफेंसिव। तो उसके पास से ऑफेंसिव स्मेल आ रही है। बाज़ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जिसको हम कहते हैं ना कि गुफ्तगू करते वक़्त उनके मुँह से थूक निकलता है, लोग बात कर रहे हो तो। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, आपने पता नहीं नोट की है नहीं की है। तो वो जिससे आप बात कर रहे होते हो, वो उससे फिर एक दफ़ा अगर उसके मुँह पे आ जाए, तो फिर वो उससे फासले से बात करता है। ये एक एनवायरनमेंट की बात होती है, ये फिज़िकल बैरियर ही बन जाता है उसके लिए। या अगर किसी शख़्स के मुँह से बाज़ लोग होते हैं जिनको लफ्ज़ है मुझे इस वक़्त ज़हन में नहीं आ रहा अंग्रेज़ी का। उर्दू में कहते हैं गंदा दहन, यानी उनके मुँह से स्मेल आ रही होती है, बात करते वक़्त ना, जो ब्रेथ उनकी निकलती है, दैट इज़ ऑफेंसिव ब्रेथ। तो वो लोग उसका एहतियात नहीं करते कि अगर वो जो है कोई इलायची वग़ैरह मुँह में रख लें या कोई ऐसी चीज़ मुँह में रख लें, तो उससे उनकी वो कम हो जाए। अच्छा, फिज़िकल बैरियर के लिए आप कैसे इसको तोड़ेंगे? ये ऐसा ही है कि दो 2 दोस्तों के दरमियान या 2 भाइयों के दरमियान या 2 बहन-भाइयों के दरमियान अगर वो दीवार खड़ी है, तो आपको उस दीवार को तोड़ना है ना, ठीक है? आप जो वायलेशन अगर कोई शोर की जगह पे हैं आप हैं, तो आप ऐसी जगह पे जाके बात करेंगे जहाँ पे शोर ना हो। एनवायरनमेंट जो है लेस डिस्टर्बिंग करेंगे आप, जहाँ आप बैठ के बात कर सकें। दूसरे से टाइम लेके बात करेंगे। ऐसे नहीं कि आप भाई के कमरे में, बहन के कमरे में घुस गए, तुम क्या करोगे? भई तुम पढ़ तो नहीं रहे हो, कोई काम तो नहीं कर रहे हो, अगर काम नहीं कर रहे हो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? और टाइम और स्पेस के बैरियर को आप कम कर सकते हैं कि आप एक मिडल ग्राउंड निकाल लेंगे कि जैसे मुझे पता है कि सैटरडे मॉर्निंग को वहाँ पे रात के 10 बज रहे होंगे, तो मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसे 10-15 मिनट उससे गप मार ली, बात कर ली, पूछ लिया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो भी बात करनी करके, तो मुझे भी टाइम मिल जाता है। ये हमने एक विंडो अपनी निकाल ली बात करने के लिए, बजाय इसके कि बात ही ना करें। अच्छा, इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो ये है कि गुस्सा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो गुस्सा करेंगे तो वो बड़े मज़ेदार आदमी हो जाएँगे, उनकी हर बात मानी जाएगी, लोग उनको पसंद करेंगे और ये चीज़ें होंगी, तो ऐसा है नहीं। एंगर इज़ अ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम भी, दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, देन ही और शी मस्ट हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो वो ये नहीं है कि ये साहब जो हैं बहुत गुस्से वाले हैं, इनसे बात किया तो इन्होंने बम मार देना है, इन्होंने ये कर देना है, नो। दूसरी चीज़ आपका इमोशनल बैरियर होता है प्राइड, कि आप अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज़ समझ रहे हैं कि दूसरे से बात करना आपके लिए तौहीन का सबब है। ये भी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का होना कि इसके अंदर जो है कि जी, मैं तो ये आदमी, ये तो कमी-कमीना है, ये तो घटिया, पाकिस्तान में हम लोग हर एक जागीरदारों को बुरा कहता है।
लेकिन हमारे अंदर हर एक के अंदर एक जागीरदार छुपा हुआ होता है। जिस वक़्त हमें मौका मिलता है ना, वो हमारा वो शैतान बाहर आ जाता है और वो चीज़ करा रही होती है। अब प्राइड की जो ये बड़ी मिसाल ये है कि आप किसी दूसरे शख्स को इस काबिल न समझें कि आप उससे बात करें। वो के वो आपके काम के लिए अहम है, उसको समझाना, उसकी बात को समझाना आपके लिए अहम है। वो आपकी टीम का एक हिस्सा है, लेकिन आप उसको इन्फीरियर समझ रहे हैं, आप उससे बात तीसरी चीज़ होती है इमोशनल बैरियर एंग्ज़ियसनेस। कोई काम आप पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, आपके अंदर एक घबराहट होती है, एक बेचैनी होती है। मिसाल के तौर पे आप ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू जो देने जाएँगे ना, उस रात आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा जो उस एंग्ज़ियसनेस की वज़ह से आप प्रॉपर बिहेव नहीं करेंगे जब इंटरव्यू देने जाएँगे। और उस घबराहट के अंदर जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं ना, पहले उसको कैंडिडेट को कम्फर्ट ज़ोन के अंदर लेके आते हैं। उससे कि मैंने इस पे एचआर पे कोर्सेज़ भी किए हैं, बहुत सैकड़ों, हज़ारों इंटरव्यू किए हैं लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मैंने तो एक चीज़ सीखी थी कि जो भी लड़का या लड़की कैंडिडेट जो आता है ना, पहले आप उसको कम्फर्ट ज़ोन में लेंगे। पहले 5 सवाल जो पूछे जाते हैं ना इंटरव्यू के अंदर, उसका आपकी नॉलेज से आप जो जॉब करने के लिए आप हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है ना, तो कि जी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो मैंने आपसे क्लास में कहा था, कि भाई खड़े हो जाओ 3 मिनट अपने मुतालिक बोलो। ये आपके इंटरव्यू का पहला सवाल होता है, कि आप अपने मुतालिक हमें कुछ बताएँ। उससे क्या होता है बताने से, क्योंकि आपकी अपनी शख्सियत के बारे में बात हो रही है, आपको अपने मुतालिक सब कुछ पता होता है। अच्छा भी पता होता है, बुरा भी पता होता है। तो आप अच्छा बताते हैं, बुरा छुपा लेते हैं। तो आप बताने की जब कोशिश करते हैं, तो आप कम्फर्ट ज़ोन में आने शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा सवाल होता है कि जी टेल अस अबाउट योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, कि जी बहन-भाई कितने हैं आपके, अम्मी-अब्बा क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो आप जब उस पे बात करते हैं, तो आप कम्फर्ट ज़ोन में आने शुरू हो जाते हैं। 3-4 सवाल के बाद जब इंटरव्यूअर जो होते हैं, एक-दूसरे को आँखों से इशारा करते हैं कि हाँ जी, कैंडिडेट अब नॉर्मल हो गया है। फिर वो काम की बात करते हैं आपसे कि जी आपने सीवी में लिखा है कि आपको किताबें पढ़ने का शौक है। अच्छा जी, आखिरी किताब कौन-सी पढ़ी ज़रा बताइए? अब अगर आपने झूठ लिखा, आप पकड़े गए। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको ये कराऊँ कि हाउ टू राइट सीवी, लेकिन अभी आपके लिए बहुत अर्ली भी है ये, इतनी जल्दी आपको ज़रूरत नहीं है सीवी की। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, फिर आपसे उसकी बात करेगा। फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वो आपसे टेक्निकल सवाल 1-2 करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। वो सिर्फ़ आपको जज कर रहे होते हैं कि आप किस एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो आपको कम्फर्ट ज़ोन में लाके आपसे उगलवाते हैं एंड देन दे रेट यू। एक चीज़ जो अच्छे इंटरव्यूअर हमेशा करते हैं, याद रखिएगा ज़िंदगी के अंदर, कि अच्छा इंटरव्यूअर जो होता है, वो ऐसी साइट में आपको बुलाता है, ऐसे कमरे में आपको बुलाता है, जहाँ कम से कम आपको 10 से 15 स्टेप चलना पड़े। जब आप 10 से 15 स्टेप चल रहे होते हैं, वही बड़े अहम आपके 10 से 15 स्टेप होते हैं, जिसमें वो नोट कर रहे होते हैं कि आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं, आपके जूते कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका सर उठा हुआ है या नहीं उठा हुआ, आपके कंधे झुके हुए तो नहीं। ये सारी चीज़ें उस वक़्त नोट हो रही थी उस 10, वो जो आपके 10 स्टेप करके जब तक आप जाके, और अगर आप जाके बगैर पूछे कुर्सी पे बैठ गए, ये नेगेटिव यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप जाके खड़े हो जाएँगे, समबडी विल आस्क यू कि जी प्लीज़ हैव अ सीट, उसके बाद आप बैठते हैं, ठीक है? अच्छा, इमोशनल बैरियर के अंदर अब ये एंगर मैनेजमेंट एक पूरी एक, अब तो इसको साइंस ही मैं कहूँगा, एक पूरी साइंस बन गई है कि अपने गुस्से को आप कैसे करें, आप कंट्रोल करें। अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे, कभी भी आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये आपको करना पड़ता है इमोशनल बैरियर को ओवरकम करने के लिए। अब एंगर मैनेजमेंट एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। लेकिन बहरहाल यू हैव टू वर्क ऑन इट, कि वो चीज़ें जिनसे आपको गुस्सा आ जाता है, उनके ऊपर आप जो है एक्सेप्ट करना शुरू करें। कि जी ये चीज़ जो है, ये इस पे मुझे गुस्सा आता है, तो मैं इसको ओवरकम कैसे करूँ? जब तक आप नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि इम्परफेक्शन जो है ना, उनको आप कबूल करना शुरू करें। हज़रत अली का एक कौल है कि कभी मुकम्मल दोस्त तलाश ना करो। अगर ख़ामियों से मुबर्रा कोई दोस्त ढूँढोगे, तो ज़िंदगी में तन्हा रह जाओगे। तो जो भी आपका दोस्त होता है, जो आपका कुलीग होता है, उसमें हर शख़्स में अल्लाह ने जो बनाया है, उसमें कुछ खूबियाँ, कुछ ख़ामियाँ।
तो बहसियत इंसान की हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी सिर्फ़ खूबियों पे नज़र रखें, ख़ामियों को इग्नोर करें। ठीक है? अगर आपने ख़ामियों को उसकी पकड़ना शुरू कर दिया तो आप कभी भी उसके साथ आगे नहीं चल सकते। और तीसरी बात ये है कि अपने आप को एंगर को कंट्रोल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं अ, जो मैंने अरबों के साथ काम किया, मेरा वास्ता पड़ा है, उनके हाथ में एक प्रेइंग बीड होती, तस्बीह होती है, लेकिन वो नॉर्मल तस्बीह 100 दानों वाली नहीं होती जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं। उनके पास 11 दानों की, 25 दानों की, वो अपने हाथ में उसको रखते हैं और वो उसको घुमा रहे होते हैं हाथ के अंदर। ना उसपे कोई इलाही नामों का विर्द कर रहे होते हैं, वो उनका टेक्नीक होती है अपने रिलैक्स करने की टेक्निक होती है, अपने नर्व्स को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे मैंने नोट किया है चाइनीज़ के अंदर और बाज़ दूसरे लोगों के अंदर भी मैंने नोट किया, पाकिस्तान में भी नोट किया है, कि वो क्या करते हैं कि जब आपसे बात कर रहे होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हाथ उन्होंने गोद में करके ना, अपने अंगूठे जो है ना दोनों, दोनों हाथों के अंगूठे, एक-दूसरे के साथ ऐसे रब कर रहे होते हैं। तो ये टेक्निक बताई जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक होती है कि आप अगर टेंस माहौल के अंदर हैं, बॉस के सामने आप बैठे हैं, वो आपके हाथों नहीं देख रहा, गोद में हाथ करके आप ये कर रहे होते हैं और साथ-साथ आप सोच रहे होते हैं अपने आप को रिलैक्स करने। देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बैरियर्स के ऊपर जो है ना, सबीन ने बड़ी अच्छी बात की थी, जो तुमने बताया था ना, पहले भी इन्होंने बात की थी इसके ऊपर। कुछ लोगों का स्पीच डिसऑर्डर होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग पैदा उसके साथ होते हैं, बाज़ लोग स्टैमर करते हैं। बाज़ लोगों को यानी जब टेंस सिचुएशन में होते हैं ना, वैसे नॉर्मल बात कर रहे होते हैं वो, लेकिन जब वो टेंस सिचुएशन में आते हैं तो उनका स्टैमरिंग शुरू हो जाती है। अगर किसी का हियरिंग या विज़न इम्पेयरमेंट है तो ये उसकी मजबूरी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि वो मतलब ज़ाहिर है कि हियरिंग एड यूज़ करे या कुछ अगर विज़न इम्पेयर है, जैसे मेरा विज़न इम्पेयर है, मैं चश्मा लगाता हूँ। आप में से जिनका होगा उनको चश्मा लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है कि अभी आपने कोई बात कही और उसने वो बात सुनी, 5 मिनट के बाद उस बात को भूल जाएगा। तो ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, स्पीच डिसऑर्डर वाले जो हैं, इसके लिए पूरे-पूरे अब साइंस आ गई है, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। इस तरीके से गाइड करते हैं कि आप आहिस्ता बोलें, अल्फाज़ को अपने ज़हन में पहले बना लें। अब आप लोगों के साथ जो मैं देखता हूँ, अक्सर लड़कों के साथ मसला क्या है कि जब वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो 3 ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। पहले अपनी मादरी ज़बान में सोचते हैं, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो लोग डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की आदत डाल लेते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाती है। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है अगर आदमी करना चाहे ना, कि आप किस तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान में सोचें, जो कम्युनिकेशन मीडियम है या उर्दू में सोचें। ट्रांसलेशन करने में ना आप हमेशा घबरा जाएँगे, आपकी अल्फ़ाज़ जो हैं वो नहीं रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे जो उस्ताद ने एक बात सिखाई थी कि जी आप रेडियो पे बीबीसी सुना करो। अब बीबीसी की जो इंग्लिश होती है, जो काइंड ऑफ वोकैब्युलरी आपकी बढ़ती है अगर आपने रात को आधा घंटा आपने अगर सिर्फ बीबीसी कुछ नहीं किया आपने सब कुछ छोड़ के ना, बीबीसी रेडियो सुन लिया, रेडियो 4 वहाँ पे आया करता था। आप आधा घंटा उसको सुन लें, आपकी अंग्रेज़ी भी बेहतर हो जाती है और फिर आपको वो अल्फ़ाज़ आने की वज़ह से आपको अंग्रेज़ी में सोचने की आदत पड़ जाती है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं, तो अगली स्लाइड करके मैं ख़त्म कर दूँगा, रिमेनिंग अगले उसमें पूरा करेंगे, ठीक है? तो अब ये कि साइकोलॉजिकल बैरियर के लिए क्या है भाई मेडिटेशन बताई जाती है। अब मेडिटेशन जो है, ये तो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, लेकिन जो लोग रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो काफ़ी हद तक जो है ना अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स को नमाज़ को नमाज़ की तरह पढ़ें, अगर बोझ समझ के पढ़ते हैं ना तो फिर नहीं होता। ठीक है? अपने दिमाग से जो है फ़ुज़ूल ख़यालात को निकालेंगे आप। किसी की तरफ से अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया ना कि ये बंदा ऐसा है, तो वो नहीं। दिमाग को आपने ओपन रखना है, ऑलवेज़ ओपन टू सजेशन, ऑलवेज़ ओपन टू अदर पीपल आइडियाज़। अगर ओपन माइंड के साथ आप सुनेंगे तो कामयाबी होगी, क्लोज़ माइंड से सुनेंगे तो फिर वही होगा जो होगा। अच्छा भाई आज सेकंड लास्ट क्लास थी, मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपको, ठीक है? और अगर मैंने शुरू में जो कुछ कहा था आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ये इंसान को जब मायूसी होती है तो उसकी ज़बान पे वो आ जाती है। ठीक है ना? तो क्योंकि जितनी मेहनत मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ करूँ, मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसका बहरहाल मुझे दुःख है
और रहेगा इस चीज का। तो ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज है। अगली ओके क्लास सर। में आपसे मुलाकात होगी। और सभी ना आप जरा अटेंडेंस मुझे सबकी लगा के भेज दीजिएगा। बीच में जिन क्लासेस में प्रेजेंटेशन हुई है उनमें आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है भी गांव से आए नहीं है वापस। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। पहला डोज लगवा के आप यूनिवर्सिटी आ सकेंगे। ये जितनी जल्दी आप लोग करा लें तो बेहतर है आप